गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अबाउट फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट इज़ बेसिकली जब भी आप जनरल पब्लिक से कैपिटल रेज करते हैं उसमें जो कॉस्ट लगती है उसको हम फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं। अब कौन कौन सी कॉस्ट लगती है इसमें? लीगल फीस होती है, बिकॉज जब भी आप कैपिटल रेज करेंगे तो कुछ लीगैलिटीज़ होती हैं, उसकी कॉस्ट आपको बर्दाश्त करनी पड़ती है। फिर प्रिंटिंग की कॉस्ट आती है, रजिस्ट्रेशन वगैरह होती है, इन सब की कॉस्ट लगती है। आपको मार्केटिंग वगैरह एडवर्टीजमेंट करनी होती है, बिकॉज उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्रोच करेंगे शेयर्स वगैरह बाय करने के लिए, तो उसकी कॉस्ट आती है। देन वी हैव अंडर राइटिंग कॉस्ट। अंडर राइटिंग कॉस्ट बेसिकली ये होती है कि कंपनीज ने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स किए होते हैं कि अगर हम लाइक इक्विटी फाइनेंसिंग करते हैं जनरल पब्लिक से, जब भी हम कैपिटल उठाएंगे, अगर हम 10,000 शेयर्स मार्केट में देते हैं तो जितने बचेंगे, फॉर एग्जांपल 1,000 1,500, तो वो कुछ फर्म्स होती हैं, बैंक्स वगैरह कोई भी फर्म्स हो सकती हैं, वो एक अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है कि वो उन शेयर्स को बाय कर लेंगी और कंपनी को पैसा दे देंगी। उसकी डेफिनेटली एक छोटी सी कॉस्ट होती है, तो वो भी जो है वो कंपनी को बर्दाश्त करनी पड़ती है। अब ये सारी कॉस्ट ऑफ कोर्स आपका जो फंड्स रेज होता है उसमें से माइनस होगी फॉर श्योर। अगर 10 लाख कंपनी ने रेज किया है, उसमें से 50,000 जो है वो उसकी फ्लोटेशन कॉस्ट आ जाती है। तो इसका मतलब है कि जो एक्चुअल मनी रिसीव होता है कंपनी को, वो तो थोड़ा रह जाता है एडजस्ट करके। और ये तो इस जस्ट एन एग्जाम्पल, इस वजह से थोड़ी ही हमने कॉस्ट ली है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ जाती है जो रियलिस्टिक कॉस्ट होती है। ये जो कॉस्ट होती है वो कंपनी को काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ती है। अब यहाँ पे भी आप देखें 50,000 कॉस्ट है, ये ऑलमोस्ट एक्चुअल जो प्रोसीड्स मिली है कंपनी को, 10 लाख कंपनी ने रेज करना था, तो उसका जो है वो 5% तो फ्लोटेशन कॉस्ट आ गई है। तो एक्चुअली कंपनी को 9,50,000 रिसीव हुआ है। Flotation cost increases the effective cost of raising fund, of course, meaning it becomes slightly more expensive for companies to unique new equity. न्यू इक्विटी जब कंपनी ने रेज करनी होती है जनरल पब्लिक से तो कंपनी को एक्सपेंसिव लगती है, बिकॉज रियलिस्टिक टर्म्स में ये फ्लोटेशन कॉस्ट और भी ज़्यादा आती है फेयरली। देयरफॉर व्हेन कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ न्यू कैपिटल आपको एडजस्ट करना पड़ता है। जैसे हमने वैक कैलकुलेट करते हुए मैंने आपको बताया था लास्ट वीक कि आपको एक्चुअल कॉस्ट ऑफ डेट चाहिए होती है, जो आपको आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट करने की ज़रूरत होती है, वो आप कॉस्ट ऑफ डेट में यूज़ करते हैं वैक को कैलकुलेट करते हुए। तो जब हम इक्विटी कॉस्ट को भी यूज़ करेंगे, इक्विटी कॉस्ट भी हम डालेंगे वैक में, तो हमें फ्लोटेशन कॉस्ट को एडजस्ट करना पड़ता है। ये बेसिकली फेयर वैल्यूज़ होती हैं कि एक्चुअल में इतनी कॉस्ट लगी है, एक्चुअल में ये प्रोसीडिंग आई है। हर चीज़ को, एक एक ट्रांजैक्शन को एडजस्ट करना कंपनीज में, बिजनेसेस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अदरवाइज बहुत सारी अमाउंट्स जो है वो इक्वल नहीं हो पाती हैं, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें आपने स्किप करती होती हैं। इन सिंपल वर्ड्स, फ्लोटेशन कॉस्ट इज द मनी स्पेंट टू इशू न्यू shares. It reduces the amount of funds a company actually gets. Actually, money received is less by adjusting flotation cost. A company actually gets and increases the real cost of raising capital. This is how it works. तो बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जब हम डेट फाइनेंसिंग करते हैं या इक्विटी फाइनेंसिंग करते हैं, जो उसमें हिडन होते हैं। फ्लोटेशन कॉस्ट हो गई, या जो आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट किया था, ये चीज़ें अगर आप लर्न करते हैं तो यू टेन टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। अदरवाइज एक जनरल पर्सन के लिए, एक कॉमन मैन के लिए, उनको इतनी डिटेल से इन चीज़ों का नहीं पता होता। लेकिन अगर आप बिजनेस के स्टूडेंट हैं और यू गेट टू हैव ऑल दीज थिंग्स, या आप इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। You need to understand each and everything. Thank you.